कभी सोचा है कि हम उस गुजरे हुए कल के बारे में कैसे जानते हैं जिसे हमने कभी देखा ही नहीं? मतलब सैकड़ों या हजारों साल पहले असल में हुआ क्या था? चलिए, आज समय के जासूस बनते हैं और उन सुरागों को खोजते हैं जो इतिहास अपने पीछे छोड़ गया है। तो हमारी ये खोज एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है कि भाई, कोई ये कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। कल की बात जानना तो आसान है, किसी से भी पूछ लो। लेकिन सदियों पुराने सच को बाहर लाने के लिए हमें सुरागों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए, इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखें और नाम रटने का नाम नहीं है। ये तो एक जासूसी कहानी की तरह है। और जो इतिहासकार होते हैं ना, वो उन जासूसों की तरह हैं जो सदियों पुराने ठंडे पड़ चुके मामलों को सुलझाते हैं। और यही तो इतिहासकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जब कोई बताने वाला ही मौजूद ना हो, तो हमें उन निशानों पर, उन चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है जो समय की मार झेलकर भी बच गए हैं। और यही निशान है हमारे सुराग। तो सवाल ये है कि ये इतिहासकार आखिर कौन से सुराग इस्तेमाल करते हैं। हमारी जांच का पहला पड़ाव यही है, उन सबूतों को समझना जो अतीत हमारे लिए छोड़कर गया है। मोटे तौर पर देखें तो हमारे पास दो तरह के सुराग होते हैं। एक तो वो जो लिखे हुए मिलते हैं, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, और दूसरे वो जो जमीन के नीचे दबे हुए मिलते हैं। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही हमें अतीत की बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। तो लिखित सुरागों में सबसे पहले आती हैं पांडुलिपियां। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये हाथ से लिखी हुई किताबें होती थीं। जरा सोचिए, उस जमाने में कागज तो था नहीं, तो इन्हें ताड़ के पत्तों पर या फिर हिमालय में उगने वाले एक खास भूर्ज पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखा जाता था। अब दूसरे तरह के लिखित सुराग हैं अभिलेख। ये पांडुलिपियों की तरह नाजुक नहीं होते थे। इन्हें पत्थर या धातु जैसी सख्त चीजों पर खोदा जाता था। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा टिकाऊ होते थे, तो राजा महाराजा अक्सर अपने आदेश या अपनी जीतों का ब्यौरा इन पर ही लिखवाते थे, ताकि उनकी बातें और उनकी शान सदियों तक याद रखी जाए। अब जरा इन दोनों के फर्क को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पांडुलिपियां बहुत नाजुक होती थीं, जिन्हें कीड़े खा सकते थे या जो वक्त के साथ खराब हो सकती थीं। वहीं दूसरी तरफ अभिलेख तो लगभग हमेशा के लिए होते थे। इससे हमें यह भी अंदाजा लगता है कि उस समय किस तरह की जानकारी को ज्यादा जरूरी समझा जाता था। मतलब ऐसी जानकारी जिसे हमेशा हमेशा के लिए सहेजना था। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे दूसरे तरह के जासूसों की, यानी पुरातत्वविद। ये लोग लिखी हुई चीजों पर कम और भौतिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप कह सकते हैं कि वे अतीत के कूड़ेदान और खजानों दोनों की ही छानबीन करते हैं। ये उन सभी चीजों की जांच करते हैं जो पुराने जमाने के लोग अपने पीछे छोड़ गए। टूटी फूटी इमारतों के खंडरों से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक, यहां तक कि जानवरों की हड्डियों से ये पता चल जाता है कि हजारों साल पहले लोग क्या खाते थे। मतलब हर छोटी बड़ी चीज एक कहानी कहती है। तो हमने सुरागों के बारे में तो जान लिया, पर अब सवाल उठता है कि ये कहानियां, ये घटनाएं आखिर हुई कहाँ? चलिए, अब अपनी जांच को क्या से कहां पर ले जाते हैं और देखते हैं कि किसी जगह के भूगोल ने वहां के इतिहास को कैसे शक्ल दी। इंसानी बस्तियों के बसने की कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। सब कुछ नर्मदा नदी के किनारे शिकार करने वाले लोगों से शुरू हुआ। फिर सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में पहली बार खेती की शुरुआत हुई। इसके बाद सिंधु नदी के पास पहले शहर बसे और आखिर में गंगा के मैदानों में बड़े बड़े साम्राज्य बने। ये एक तरह से हमारे पूर्वजों के सफर का पूरा नक्शा है। क्या कभी सोचा है कि नाम भी अपने आप में एक ऐतिहासिक सुराग हो सकते हैं? हमारे देश के नाम इंडिया और भारत, इन दोनों की ही अपनी अपनी दिलचस्प कहानियां हैं, जो हजारों साल पुरानी यात्राओं और संस्कृतियों की गवाही देती हैं। इंडिया शब्द आया है इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। करीब 2500 साल पहले जब ईरान और ग्रीस से लोग यहाँ आए, तो वो सिंधु का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते थे और इसे हिंदोस या इंदोस कहते थे। और बस धीरे धीरे इस नदी के पूरब का पूरा इलाका इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। एक नाम जो एक नदी से शुरू होकर पूरे देश की पहचान बन गया। और भारत नाम का जिक्र तो हमें और भी पुराने समय में ले जाता है। इसका उल्लेख हमें लगभग 3500 साल पहले ऋग्वेद में मिलता है, जहां ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह का नाम था। बाद में यही नाम पूरे देश के लिए इस्तेमाल होने लगा। तो ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये इतिहास के जीते जागते सबूत हैं।
अच्छा, किसी भी जासूसी कहानी में टाइमलाइन यानी कौन सी घटना कब हुई ये बहुत जरूरी होता है। तो इतिहासकार समय को कैसे नापते हैं? चलिए जरा इन तारीखों के पीछे के कोड को समझते हैं। ये भी किसी रहस्य को सुलझाने जैसा ही है। आपने तारीखों के साथ बीसी और एडी लिखा हुआ जरूर देखा होगा। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के साल, और एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी उनके जन्म के बाद के साल। आजकल इन्हीं के लिए बीसीई और सीई का भी इस्तेमाल होता है। ये बस समय को नापने के पैमाने हैं जो हमें बताते हैं कि कोई घटना आज से कितनी पुरानी है। अब हम अपनी इस पूरी पड़ताल के अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। क्या अतीत की यानी गुजरे हुए कल की सिर्फ एक ही कहानी होती है या फिर इसकी कई अलग-अलग कहानियां हैं? तो सबसे अहम बात यह है, इस विषय की जो किताब है उसका शीर्षक हमारा अतीत नहीं बल्कि हमारे अतीत है, यानी प्लूरल में, बहुवचन में। और ये कोई गलती नहीं है, ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि हमें ये याद रहे कि अतीत हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। इस स्लाइड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक राजा या रानी का जीवन एक किसान या चरवाहे की जिंदगी से बहुत अलग था। राजा अपनी जीतों के बड़े बड़े रिकॉर्ड लिखवाते थे जो हमें अभिलेखों में मिलते हैं, लेकिन एक किसान का जीवन कैसा था ये हमें उसके पीछे छोड़े गए औजारों या मिट्टी के बर्तनों से ही पता चलता है। उनके अतीत अलग थे और उनको जानने के सुराग भी अलग हैं। तो हम इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब भी हम इतिहास को देखें तो हमें हमेशा खुद से ये पूछना चाहिए कि हम किसकी कहानी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अतीत एक नहीं बल्कि अनेक है और हर कहानी की अपनी एक जगह है, अपनी एक अहमियत है, चाहे वो पत्थर पे लिखी गई हो या जमीन में दबी मिली हो।